हेलो बच्चों, आराधना साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अभी तक भाग 2 तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे विद्युत के भाग 3 में। हम आज विद्युत के भाग 3 में बात करेंगे ओम के नियम का, कि ओम का नियम क्या होता है। देखिए बच्चों, ओम का नियम जो होता है, इसके द्वारा हम प्रतिरोध, किसी चालक में बहने वाला प्रतिरोध, विद्युत धारा और उसमें बहने वाला या उसके द्वारा उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, ये वैज्ञानिक है, इनका नाम था के इनके अनुसार जो आपका ओम का नियम है वो क्या होता है। वो क्या होता है आपका, किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं जैसे आपका दाब, ताप और लंबाई बिना परिवर्तन किए भौतिक अवस्थाओं में बिना परिवर्तन किए उस में बहने वाला विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों, क्या होता है, सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया, किसी चालक के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए यदि उसमें बहने वाली धारा और उसमें उत्पन्न विभवांतर दोनों एक दूसरे के क्या हो, अनुक्रमानुपाती हो, तो इसको हम बोलते हैं ओम का नियम। अब बच्चों, हम ओम के नियम को हम एक और तरीके से भी बता सकते हैं। ये आपका पहला तरीका हो गया। हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है, किसी चालक या चालक तार लिखते हैं पूरा, चालक तार में या चालक तार के भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसमें उत्पन्न विभवांतर एवं बहने वाली धारा का मान एक नियत लिख दीजिए, या नियत होता है या नियतांक होता है, नियतांक होता है। ठीक है, उसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, ओम का नियम कहते हैं।
देखिए बच्चों, ये दोनों परिभाषाएं आपकी सही है, ठीक है। आप दोनों में से जो भी परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाए उस परिभाषा को हम लिख लेंगे। चलिए हम इस परिभाषा के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सूत्र निकाल लेते हैं। पहली परिभाषा क्या कह रही है कि बिना परिवर्तन किए उस पर उसमें बहने वाला विभवांतर और विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो विभवांतर होता है वो धारा क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी कि V प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके I के, V प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके I के। तो यहाँ पर देखिए, जब ये प्रोपोर्शनल, इसको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बोलते हैं बच्चों। तो देखो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह में संबंध जो होता है उसको समझ लीजिए। अगर जैसे ये कह रहा है V प्रोपोर्शनल I या V अनुक्रमानुपाती I, तो याद रखिएगा अगर हम V यानी कि विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान अपने आप क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम विभवांतर का मान घटाएंगे तो धारा का मान भी अपने आप क्या करेगा, घट जाएगा। यही होता है अनुक्रमानुपाती का संबंध। अगर इसी में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध कह रहे जैसे कि ये वाला, अगर हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान क्या करेगा, घट जाएगा। और अगर विभवांतर का मान घटाएंगे तो धारा का मान अपने आप क्या करेगा, बढ़ जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के संबंध को समझ में आया होगा। याद रखिएगा आपका ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब भी बराबर में बदलेगा यानी कि वो हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आया था आर आई, यहाँ पे नियतांक आ जाएगा आर। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पे एक नियतांक आ गया आर बराबर V अपॉन आई, इसलिए हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर इसका मात्रक पूछ लेता है तो देखिए इसका मात्रक क्या आ जाएगा, या सीधे आप ओम कर दीजिए या अथवा करके आप बता सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखिए यहां पर जो दिया है इसके बारे में लिख लेते हैं कि क्या क्या है आपका। मात्रक एक बार फिर से लिख लेते हैं, इसके दो मात्रक होंगे, एक आ जाएगा आपका ओम और अथवा करके दूसरा वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, और देखिए यहां पे अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे क्या सभी का मतलब समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया व्यंजक है उनका क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पे अगर आर की बात करता है तो आर आपका क्या है, ओम है, नियतांक है। यहाँ पर ओम नहीं कहेंगे, यहाँ पे नियतांक है क्योंकि यहां से आया। ठीक है ना, V क्या है आपका, विभवांतर है। ठीक है, और I क्या है आपका, धारा है। इसको इसलिए जानना जरूरी है बच्चों क्योंकि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप किसकी जगह किसका मान रखेंगे तो यहां से बहुत हेल्प हो जाएगी अगर इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं तब। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक और चीज पूछता है, एक चीज यहां पे और पूछता है आपका ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इसके बारे में, ओम के नियम के सत्यापन का। ओम का नियम सत्यापित बच्चों आपका कब होता है, पहले काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं किसी भी एक सिंपल प्रतिरोध का, परिपथ का। चलिए परिपथ का हम बना लेते हैं। सबका नाम भी लिख लेते हैं। ये आपका प्रतिरोध है, ये बैटरी है आपका, ये आपका धारा नियंत्रक है और ये आपका धारा मापी है, ये आपका एमीटर है, ये आपका वोल्ट मीटर है। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं कि ओम के नियम का सत्यापन कब होगा।
देखिए बच्चों, ओम का नियम सत्यापित कब होगा, आपको उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि ये जो आपके यहाँ पर एक परिपथ बनाए हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक चालक है और इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना, ना तो इनकी लेंथ बढ़ानी है, जो यहाँ पे प्रतिरोध बना है इसकी लेंथ भी आपको नहीं बढ़ानी है। दूसरी चीज, इस पे किसी प्रकार का टेम्परेचर नहीं देना। तीसरी चीज, इसका दाब भी आपको नहीं बढ़ाना है। बिना इतने परिवर्तन के बाद देखिए कि इसमें बहने वाली जो धारा है वो आपकी मान लीजिए कि आई है, जो यहाँ से धारा उत्पन्न हो रही है वो आपकी आई है, और यहाँ पे विभवांतर जो है वो आपका क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, वी उत्पन्न हो रहा है। विभवांतर क्या है, वी उत्पन्न हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर बढ़ने चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, घटने चाहिए। तो इस चीज को हम देखते हैं कि इस चीज को कैसे कर सकते हैं। अगर हम V और I के बीच में, विभवांतर और धारा के बीच में मान लेते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है ये आपका विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सिस जो है वो मान लीजिए आपका धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचे, ठीक है, मान लीजिए दोनों के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ खींचिए और ग्राफ एक सीधी सरल रेखा हो, तब यहां पर ओम का नियम क्या होगा, सत्यापित होगा। तब यहां पे ओम का नियम क्या करेगा, आपका सत्यापित होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक और ग्राफ हम बनाए, एक और ग्राफ बनाए हम, यहाँ पे मान लीजिए आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिर से आपको वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें ग्राफ खींचे वी और आई के बीच में, और यहां पर जो ग्राफ आए वो आपका क्या होना चाहिए, पहले बढ़े फिर घट जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपका यहां पर ओम का नियम सत्यापित नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ले लिया जाए आज का एलईडी बल्ब, ठीक है। एलईडी बल्ब को अगर हम थोड़ा सा कम धारा भी देंगे, उसको कम धारा भी देंगे तब भी वो जलेगा आपका। लेकिन वहीं पर अगर टॉर्च का ले लिया जाए, टॉर्च का बल्ब, ठीक है, टॉर्च वाला बल्ब होता है, ठीक है, उसको ले लेंगे तो वो कम धारा पर जलेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी उसको जब मिलेगी तो वो जलेगा। लेकिन जैसे ही धारा का मान बढ़ाएंगे तो ये जो टॉर्च वाला बल्ब है ये फ्यूज हो जाएगा तुरंत। ये क्या करता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का मतलब क्या है कि जब तक हमने उसको कम धारा दी, देखो धारा के साथ विभव भी रहेगा, ठीक है, समझ रहे, सिर्फ धारा दे विभव नहीं होगा, विभव भी होगा। तो हमने यहाँ पे धारा दी तो पहले वो बढ़ा, यहां तक बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमने धारा का मान थोड़ा सा चेंज किया, पहले धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे हमने धारा का मान थोड़ा सा चेंज किया, एक ग्राफ नीचे की तरफ क्या कर गया, झुक गया। क्यों झुक गया, क्योंकि जो टॉर्च होगा वो क्या हो जाएगा, आपका फ्यूज हो जाएगा। लेकिन धारा की मान की बात करते हैं, तो धारा का मान अगर हम मान लेते हैं 1 एम्पियर ले रहे हैं तो विभवांतर भी उस समय कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। जैसे कि यहां पे मान लें जब 1 लिए थे तो हमारा यहां पर था, फिर हमने जब 2 लिया तो यहां पर पहुंच गया, जब 3 लिया तो यहां पर पहुंच गया, और जब 4 लिया तो यहां पर पहुंच गया, और जब 5 लिया तो यहां पर पहुंच गया। तो देखो जो आपका एलईडी बल्ब है उसको धारा बढ़ाते जा रहे हैं और बल्ब क्या करता है, धीरे 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 जलता जा रहा है, ठीक है। इसलिए अगर इसका एक एग्जांपल पूछा जाए कि एग्जांपल बताइए, तो याद रखिएगा जो आपका एलईडी बल्ब होगा वो क्या करेगा, ओम के नियम को सत्यापित करेगा। लेकिन जो वहीं पर एक टॉर्च का बल्ब होगा तो वो ओम के नियम का सत्यापन नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इस चीज को पूछता है, हालांकि पूछेगा नहीं 10th में, ठीक है, 12th का टॉपिक है, 12th में ही पूछा जाएगा, 10th में नहीं पूछा जाता इतने विस्तृत रूप में। अगर भी मान लीजिए पूछ भी ले रहा है तो डायरेक्टली हम बता देंगे कि यदि धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचा जाए और ग्राफ एक सीधी सरल रेखा हो इस तरीके से, तब ओम का नियम वहां पर सत्यापित होगा। और अगर उनके बीच में ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो, तो वहां पर ओम का नियम सत्यापित नहीं होगा। यही है आपके ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखिए, अगर प्रतिरोधों के संयोजन की बात करता है तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, बट जो नई बुक्स आ रही है उनमें 3 प्रकार का दे देता है। तो चलिए हम तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले चीज बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन, या पहले उससे पहले बात करते हैं प्रतिरोध क्या होता है। देखो प्रतिरोध क्या होता है, अगर ऐसे आपको परिपथ में कहीं पर दिखाया गया है तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। अब प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं, एक प्लस सिरा होता है, दूसरा माइनस सिरा होता है। याद रखिएगा प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है हर प्रतिरोध का। अब यहाँ पे प्रतिरोधों के संयोजन की बात कर रहा है तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः
पहला संयोजन है आपका श्रेणी क्रम, संयोजन या समायोजन, ठीक है, दोनों बात एक ही है। दूसरा होता है आपका समांतर क्रम, ठीक है। थर्ड आपका आ जाता है मिश्रित, तीसरा आ जाता है आपका मिश्रित संयोजन। देखिए आपका तीन टाइप का है, श्रेणी क्रम समायोजन जिसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। तो चलिए तीनों के बारे में बात करते हैं। हम इन तीनों को पहचानेंगे कैसे कि कब आपका श्रेणी क्रम में है, कब आपका समांतर क्रम में है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके मान लीजिए 2 या 3 प्रतिरोध, एक काम करते हैं कि 1 बाय 1 को करते हैं, ठीक है, इन दोनों को हटाते हैं, पहले श्रेणी क्रम को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर बात करते हैं। तो देखिए ऐसा समायोजन, संयोजन और समायोजन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ऐसा समायोजन जिसमें प्रतिरोध का धन सिरा, जिसमें प्रतिरोध का धन सिरा, यहां पे ऐसे कर रहे हैं, जिसमें एक प्रतिरोध का धन सिरा दूसरे प्रतिरोध के ऋण सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का धन सिरा तीसरे प्रतिरोध के ऋण सिरे से जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। जो क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको बना के देख लेते हैं कैसे होगा। मान लीजिए एक प्रतिरोध है, दूसरा है, और एक क्या है आपका तीसरा प्रतिरोध है, ठीक। यहां पर हम मान लीजिए यहाँ पे बैटरी लगा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दे रहे हूँ, आपकी बैटरी प्लस माइनस। अब देखिए अगर हम इस चीज को समझे आराम से, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस सिरा होगा, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, ए होगा क्या माइनस, ए होगा क्या प्लस, ए होगा आपका माइनस। तो देखिए यहाँ पर प्लस सिरा माइनस से और माइनस सिरा प्लस से, ठीक है, ये लगातार जुड़ा हुआ है। तो अब मैं इसके लिए एक सूत्र आएगा, उसको भी डेरिवेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर डिवाइडर, ठीक है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े? श्रेणी क्रम। तो इसको क्या मान लेंगे R1, इसको क्या मान लेंगे R2, इसको क्या मान लेंगे R3। ध्यान से देखिए, अगर इस बैटरी से हम इसमें धारा प्रवाहित करें तो इसमें कौन सी धारा, कितनी धारा उत्पन्न होगी, I। जब ये धारा इधर जाएगी तो यहाँ से I धारा ही इन करेगी, और अगर इधर चेक करेंगे तो इधर I धारा ही क्या करेगी, निकलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबके लिए प्रतिरोध तो अलग अलग होगा, धारा का मान सबके लिए सेम होगा, लेकिन विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इन तीनों के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेंगे तथा उत्पन्न विभवांतर V1
V2 व V3 है। ठीक है, उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या है? V1, V2 और V3 है। अब यहां पे क्या कर लेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम हम सभी जानते हैं क्या है, आप अभी हमने देखा था, R बराबर V अपन I होता है, यही ओम का नियम है। ठीक है, अगर हम इसके लिए ओम का नियम, इस पे ओम का नियम लागू करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, R1 बराबर आ जाएगा V1 बटे में I, यहाँ पे आ जाएगा I। यहाँ पे अगर लागू कर रहे हैं तो यहाँ पे R2 बटे में क्या आ जाएगा, V2। और इसके लिए करेंगे तो देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं, तो देखिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बटे में I पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, R2 बराबर V2 बटे में I। और तीसरे के लिए R3 बराबर V अपान क्या हो जाएगा, V3 बराबर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि पूरे में बहने वाली धारा, सॉरी, सबका विभवांतर क्या है, V है। पूरे परिपथ में बहने वाला जो विभवांतर वो क्या है आपका, V है। तो देखिए अगर ये V हो जाएगा तब पूरे परिपथ का V हो तो तब ये चीज देखिए क्या हो जाएगा आपका, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये हर जगह से क्या कर लीजिए, V1 का मान निकाल लीजिए। अगर हम यहाँ से V1 का मान निकालें तो V1 बराबर आपका आ जाएगा R1 और I यहाँ से निकालेंगे तो ये चीज आपकी हो जाएगी V2 बराबर हो जाएगा आपका R2I। और यहाँ पे अगर इसके लिए निकालेंगे तो V3 बराबर हो जाएगा R3 और I। ठीक है, अब सबका मान यहाँ पे रख दीजिए। अब यहाँ पे विभवांतर V है, ठीक है, विभवांतर V है तो यहाँ पर भी ओम का नियम लागू होगा और इस V का भी मान निकल के अगर V बराबर R इंटू में I, जो कि इस ओम के नियम से निकाल लेते हैं। यहां से भी अगर V का मान निकालें हम इसके लिए भी, तो यहाँ पे V बराबर क्या आएगा, R I आएगा। ठीक है, तो चलिए सबका मान समीकरण रख देते हैं, यहां से V का रख देते हैं, यहां से V1 V2 और V3 का रख देते हैं। तो V का मान रखेंगे तो हो जाएगा R इंटू में I, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका R1 I प्लस R2 I प्लस R3 I। ठीक है, पूरे इस तरफ देखिए I कॉमन है, बाहर ले लीजिए तो I बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए I क्या करेगा, आपस में कट जाएगा, R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका क्या आ गया, श्रेणी क्रम समायोजन का सूत्र आ गया। अब इस सूत्र के जरिए से हम अगर एक साथ में एक से अधिक प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो हम उनका क्या कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सूत्र को निकालने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ जस्ट 3 प्रतिरोध लिया था, जरूरी नहीं है कि उस परिपथ में जिसका हम निकालने जा रहे हैं प्रतिरोध उसमें सिर्फ 3 जुड़े, 10 भी जुड़े होंगे तो इसी में बढ़ जाएगा। R1 प्लस R2, R3 के बाद 7 प्रतिरोध और बढ़ जाएंगे, R4 R5 R6 R7 R8 R9 और R10 किस रूप में बढ़ेंगे, प्लस के रूप में क्या करेंगे, वो बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कितने भी आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो हम उनका क्या कर सकते हैं, टोटल प्रतिरोध क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका समांतर क्रम समायोजन का, इसको नोट कर लीजिए। दूसरे समायोजन की बात करते हैं जो किस क्रम में होता है, आपका समांतर क्रम समायोजन होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपका ये किस प्रकार से होगा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ऐसा समायोजन जिसमें सभी धन सिरे एक जगह पर और सभी ऋण सिरे एक जगह पर जुड़े होते हैं, सभी एक जगह पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे समांतर क्रम
समायोजन कहते हैं। जो क्या कहते हैं, समांतर क्रम समायोजन कहते हैं। चलिए अब डेफिनेशन के अनुसार इसको हम बना लेते हैं। ये कैसे होगा, देखिए हम यहाँ पे प्रतिरोध बना रहे हैं, एक प्रतिरोध, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। चलिए इन तीनों प्रतिरोधों को एक जगह पे जोड़ देते हैं। देखिए अगर इस प्रतिरोधों की बात करें तो अगर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये भी प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर ये चिन्ह परिवर्तित हो जाए, प्लस माइनस कर जाए, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दे तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये आपका समांतर की बजाय किसमें चला जाएगा, श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, और इसको संबंधित कर देते हैं हम एक बैटरी से। क्या लगा रहे हैं, आपकी बैटरी। ठीक है, चलिए अब इस बात को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोध तीन अलग अलग है, तो हर प्रतिरोध का कुछ न कुछ नाम होगा। मान लीजिए पहले वाले का नाम क्या है, R1, दूसरे का क्या हो जाएगा R2, तीसरे का क्या हो जाएगा R3, तीसरा वाला यहाँ पर है उसका नाम क्या होगा R3 हो जाएगा। अब मान लीजिए ये हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, तो जब बैटरी में धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर जो धारा होगी वो कितनी धारा उत्पन्न होगी, I धारा उत्पन्न होगी। लेकिन जैसे इस पोजीशन पर पहुंचेगा, यानी कि इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को B मान लिया जाए, जैसे ही इस बिंदु पर आपका क्या पहुंचेगा धारा, तो यहां से देखिए तीन शाखा में क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। तो यानी कि अब जब अलग अलग में जाएगा तो यहाँ पर जो धारा होगी उसका नाम मान क्या करेगा, बदल जाएगा। रुक जाइए, इसको हम कैपिटल आई लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आई नहीं, इसको कैपिटल आई ले लिया जाएगा। कैपिटल I1, ये हो जाएगा कैपिटल I2, ये हो जाएगा कैपिटल I3 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो B बिंदु पर पहुंचेगा, ये फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। यहाँ पे धारा फिर से क्या हो जाएगी, तुम्हारी I हो जाएगी। तो अब देखो इसके बाद अब यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो सबके लिए विभवांतर का मान क्या होगा, सेम होगा। तीनों के लिए विभवांतर का मान क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, R1, R2 और R3 के लिए ओम के नियम से हम उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ओम के नियम के अनुसार ऐसे एक काम कर लीजिए, मान लीजिए माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हैं, तथा उनमें बहने वाली धारा I1, I2 तथा I3 है, तथा विभवांतर V समान है। तो ओम के नियम से इधर कर लेते हैं, ओम के नियम से। तो देखिए ओम के नियम से अगर ओम के नियम की बात करें तो R बराबर होता है V/I। तो यहाँ पे R1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में I1, और यहाँ पर R2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में I2, और R3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे में I3। ठीक है, ये सबके लिए हो जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, माना परिपथ में बहने वाली धारा I है, तो I बराबर आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब चलिए हर जगह से I की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से I की वैल्यू निकालें, I बराबर RV, यहाँ पर I1 बराबर R1V, सॉरी यहाँ पे गलत निकाल दिया जाएगा। I बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा V बटे में R, यहाँ पे I1 बराबर हो जाएगा V बटे में R1, यहाँ पर हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा V बटे में R2, और ठीक इसी तरीके से I3 बराबर हो जाएगा V बटे में R3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से उठा के। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा V बटे में कैपिटल R बराबर, यहाँ पे हो जाएगा V बटे में R1 प्लस V बटे में R2 प्लस V बटे में R3। ठीक है, अब देखिए इस तरफ आपका V
इस पक्ष में v समान, तो कॉमन लेके काट दीजिए, तो v बराबर r बराबर हो जाएगा v 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये v और v आपस में क्या करेगा, कट जाएगा। यहाँ पे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हो जाएगा आपका। ये आपका आ गया समांतर क्रम समायोजन का सूत्र। याद रखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत पूछा जाता है कि घरों में जो वायरिंग की जाती है वो किस क्रम में किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा वो आपका समांतर क्रम समायोजन में किया जाता है घरों की वायरिंग। ठीक है, जो घरेलू परिपथ होता है उसका जो समायोजन होता है कौन सा होता है, समांतर क्रम समायोजन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अब हम थर्ड क्रम समायोजन की बात करते हैं बच्चों। थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड है आपका मिश्रित क्रम समायोजन। अब देखिए मिश्रित क्रम समायोजन क्या होता है, ऐसा समायोजन जिसमें श्रेणी क्रम समायोजन एवं समांतर क्रम समायोजन दोनों होता है, उसे मिश्रित समायोजन कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, मिश्रित समायोजन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होगा। अब इसमें जो आपका समायोजन देगा वो दोनों मिक्स करके देगा, श्रेणी भी मिक्स करके देगा और समांतर भी मिक्स कर देगा। तो उसमें से आपको डिपेंड करता है कि आप पहले श्रेणी सॉल्व कर रहे हैं, श्रेणी क्रम सॉल्व कर रहे हैं कि समांतर क्रम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये सॉल्व कर रहे हैं तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर ये वाला लगा रहे हैं तो इसमें 1/r बराबर 1/r2 r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार जो जिस समायोजन को पहले सॉल्व करेंगे उसी के अनुसार हम इसको क्या कर देंगे, लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ी बातें समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, इस बार आपको बोर्ड देना है। ठीक है, इस बार आपको बोर्ड देना है, और तो बोर्ड देने के लिए देखिए बच्चों, आप वही पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में नहीं है और उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा 10 पेज पढ़ रहा है, कितना 10 पेज, और 10 पेज पढ़ने के बाद ठीक है वो कितना नंबर लेके आ रहा है, 5 नंबर लेके आ रहा है। अब जाहिर सी बात, वो 10 पेज पढ़ेगा उसमें टाइम भी ज्यादा जाएगा। सबसे पहला चीज है अपना कोर्स पहचानिए कि कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। फालतू चीजें दिमाग से निकाल दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए किसी भी चीज के साथ। अगर वो आपसे थोड़ा सा भी अप लेवल का है तो मत पढ़िए। ठीक, सिर्फ आपको इस समय देखिए नॉलेज, आज का जो समय आ गया बच्चों, नॉलेज बड़ा कम सब देखते हैं, सब मार्कशीट देखते हैं। इसीलिए आप सिलेबस को देखिए, अगर जैसे सिलेबस को देखिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो सबसे पहला काम यही कर लीजिए। ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए इतना सिलेबस मुझे इस चैप्टर से पढ़ने और इसको छोड़ने, ये नहीं पूछा जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए एक लड़का है जो 10 पेज पढ़ के कितना नंबर लेके आ रहा है, 5 नंबर लेके आ रहा है। और एक वहीं पर एक और लड़का है जो सिर्फ 1 पेज से 5 नंबर लेके आ रहा है। तो बताइए कौन बेटर है, ए वाला या ए वाला? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ए बेटर है, और आपको अब एग्जाम के नजरिए से सोचना चाहिए। ठीक है, किसी और नजरिए से मत सोचो कि हम कितना नॉलेज ले लें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि 1 पेज पढ़िए और 1 पेज से 5 नंबर लेके आइए, ना कि 10 पेज पढ़कर कितना नंबर लेके आएंगे, 5 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे आप अपना सिलेबस पहचानिए। ठीक है,
और आजकल के कुछ नए टीचर्स हैं, खासकर मेरे यंग के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो खुद को किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, एव ऑफ द कोर्स चले जाते हैं। मतलब मैं 10th में हूँ, मान लीजिए मैं 10th में हूँ, तो मुझे 10th का ना पढ़ा के ना वो 12th का पढ़ाएंगे, BSc का पढ़ाएंगे, MSc का पढ़ाते हैं, जिसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपको जरूरत है, ठीक है, जो आपके पेपर में आपको नंबर देगा, आप उससे ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आज के समय में कोई आपका नॉलेज नहीं चेक करने आता, सब चेक करते हैं कि आपका नंबर कितना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम अपनी सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।